5 लाख है, हो जाएगा ना? ये क्या है? चेक। इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए किसने ट्रांसफर किए? सर वो बॉस ने बोला था। आ गया ये बॉडी लैंग्वेज देख इसका। ये सब क्या है? मेरे अकाउंट का फंड ट्रांसफर कैंसिल कैसे कराया आपने? और इसमें 5 लाख रुपए? एक्सक्यूज मी सर। ए, चुप चुप कर दो। ये क्या बदतमीजी है प्रशांत? ये मेरी कंपनी का पैसा है, मैं जो चाहे करूंगा। ये सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है और ये पैसा मेरा भी है। तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो। जैसे बाकी सब एम्प्लॉई हैं वैसे तुम भी एक एम्प्लॉई हो। इस कंपनी में क्या होना है और क्या नहीं होना वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं। मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे बाप हो। अपनी ही कंपनी में अपने बेटे को नौकर बना के रखा है और मुझे सब पता है कि आपके कान कौन भर रहा है। सर, तुम काम करो अपना। जिनको हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बड़े होकर अगर वही हाथ झटककर अपना रास्ता बदल ले तो चोट पहुंचना स्वाभाविक है। श्रीकांत देशमुख को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बेटे प्रशांत को यह लगता था कि पिता ने उसे जिंदगी में कभी सहारा नहीं दिया, उल्टे हमेशा धक्का ही दिया। प्रशांत इस बात को लेकर नाराज था कि उसके पिता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि श्रीकांत देशमुख अपने बेटे के साथ इतनी सख्ती से पेश आते थे? क्यों उन्होंने प्रशांत को अपनी ही कंपनी में एक मुलाजिम के तौर पर रखा हुआ था? एक एम्प्लॉय को लोन मिल जाता है मेरे बाप की कंपनी में और एक बेटे को हट! बाप ऐसा होता है? बाप होने के नाते उन्होंने किया क्या? एक मालिक को नौकर बना के रख दिया। पहले मेरी मां को खा गए और मुझे भी मरवा डालेंगे किसी दिन। बाप नहीं है, खूनी है, खूनी। मेरी मां का खूनी। मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ का खून नहीं समझता है। मुझसे पूछता है क्या किया मैंने मेरे पैसों का। एक बात कहूं मैं आपसे, जब बाप और बेटे का कद एक सा हो जाए ना तो रिश्तों में थोड़ी बहुत बदलाव तो आ ही जाती है। आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कब तक समझाऊं? उसको सर उसके बाप का पैसा दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आई की डेथ हुई, आप समझिए ना उसे। क्या करेगा वो बेचारा? मैंने मारा उसे, कोई कसर छोड़ी इलाज में। अब वो बीमारी से मर गई तो मैं क्या करूं? जब डॉक्टर ने ही हार्ट टेक दी तो वो भी क्या करते? तुम भी उन्हीं की वकालत करो। हर कोई उन्हीं का लॉयल है। अरे अपने बिजनेस में शामिल नहीं करते, नए बिजनेस के लिए पैसे नहीं देते और उस संजय को 5 लाख रुपए दे दिए। इन्हीं 5 लाख रुपए के लिए प्रशांत आज मुझसे ऑफिस में झगड़ा करने आया था क्योंकि मैंने संजय को पैसे दिए। उसे क्या लगता है मैं उसे संजय से कम प्यार करता हूँ? आप कहें तो मैं प्रशांत को फोन करती हूँ ना। वैसे भी मैं उसे अपने बेटे जैसा ही तो मानती हूँ ना। अचानक तुम्हारी आज ममता कहाँ से जाग गई? मैंने आपके लिए बैगन का भरता और भाकरी बनाई है। आपको पसंद है ना मेरे हाथ का? आप ड्रिंक फिनिश कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज रहने दो सुजाता, आरती ने मटन बनाया है। कहा था घर जल्दी आने को। मटन कम खाइएगा, वो डॉक्टर ने मना किया है ना आपको, इसलिए बोला। संजय! ड्राइवर बना के रख दिया आप लोगों ने मुझे। क्या चुप? क्या चुप हो जा? हमेशा मुझे चुप करवाती रहती हो। अरे धीरे बोलना, सुन लेंगे। हाँ तो मुझ पर क्या बीतती है उसके बारे में नहीं समझ आता आपको? अरे संजय चल, जल्दी जाना है। अभी आया बाबा। तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला, समझिए? हे भगवान। हेलो, हाँ पैसे आ गए क्या? 5 कम लग रहे हैं तेरे को? देख इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है? और सुन, मेरा नाम नहीं आना चाहिए।
अरे आजा 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 पप्पी दे जल्दी से। कैसा है मेरा बेटा? चलो आर्यन अंदर जाओ। बाबा वो प्रशांत अब क्या किया उसने? जब घर आए बहुत बड़बड़ करी, बहुत गुस्से में थे, फिर 7 बजे नाराज होकर चले गए। तब से ना ही फोन किया है ना ही मैसेज। मैं फोन कर रही हूँ तो फोन भी बंद आ रहा है। नसीब अच्छा है कि घर पे नहीं है, ये तो लात मार के घर से निकाल देता। खुद को समझता क्या है? ऑफिस आया था मुझसे झगड़ा करने के लिए। जिस दिन पाप का हाथ उठ गया ना सर से, अकल ठिकाने आ जाएगी। हेलो, अपने बेटे को जिंदा देखना है तो सुन, 1 करोड़ रुपए दे और सुन बुड्ढे, पुलिस के पास जाने का नहीं। सर MH04XX8741 किसकी गाड़ी है? हाँ ये कार मेरा बेटा प्रशांत चलाता है। कल शाम को 7 बजे घर से गया था और फिर देर रात तक नहीं आया। और फिर रात 3:30 बजे के करीब मुझे एक कॉल आया। बोला कि बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ तैयार रखो। कमाल है श्रीकांत साहब, 1 करोड़ की फिरौती का कॉल आया और आपने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। प्रशांत मेरा बेटा नाराज था मुझ पे। कल ऑफिस में भी आके उसने झगड़ा किया। फिर जब ये कॉल आया तब मैंने आरती मेरी बहू को भी इस बारे में बताया। उसको पैसे नहीं दिए ना मैंने, इसलिए सब नाटक कर रहा है वो। उसके ही फोन से किसी और से फोन करवाया है उसने। 1 करोड़ रुपए मांगे, नालायक कहीं का। बाप से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। पर बाबा अगर सच में किसी किडनैपर का फोन हुआ तो? कौन करेगा उसे किडनैप? इधर उधर भटकेगा सारी रात, सुबह तक अपने आप घर आ जाएगा। श्रीकांत साहब, ना तो आपने धमकी को सीरियसली लिया और ना पैसे दिए। नहीं, प्रशांत जब घर नहीं लौटा और दोबारा उसका कॉल भी नहीं आया तो हमें चिंता होने लगी। मैं और आरती सुबह से सब जगह फ़ोन कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार, प्रशांत के सारे दोस्त, लेकिन प्रशांत रात को किसी के घर नहीं गया। किसी से कोई दुश्मनी बिजनेस में या फैमिली में? नहीं। मैं कमिंग सर? यस सर ये संजय। ये संजय मेरी कंपनी में काम करता है। प्रशांत देशमुख की सारी डिटेल्स ले लो फैमिली से, उसके कल से लेके अब तक की सारी फोन लोकेशन ट्रेस करो। आप लोगों के पास किसी भी वक्त कोई कॉल आए, आप हमें उसी वक्त इन्फॉर्म कीजिए, ओके? जी। आप लोग जा सकते हैं। अजीब फैमिली है ना सर। बाप को फिरौती के लिए फोन आता है और वो सो जाता है। शीतल, इस प्रशांत देशमुख की फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, सबके फोन सर्वेलेंस पे डालो। प्रशांत की कार को फॉरेंसिक भिजवाओ और कल दोपहर से आज सुबह तक, यानी कि उसकी आखिरी कॉल तक, गाड़ी की लोकेशन कहां कहां थी ट्रेस करो। ओके सर। मैम, प्रशांत सर और श्रीकांत सर के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते थे। अच्छा, उस दिन कुछ ऐसा खास हुआ था? मैम उस दिन कुछ खास तो नहीं हुआ था, बस प्रशांत सर बॉस के ऑफिस में गए और संजय भी वहीं पे था। उनका अकाउंट्स को लेके कुछ झगड़ा चल रहा था। मैम जब सर का आर्ग्यूमेंट हुआ था उस समय मैं वहीं पर था। इनफैक्ट मैंने प्रशांत सर को रोकने की कोशिश भी काफी की, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और मैं उन दोनों को हमेशा समझाता रहता था, पर ओके, थैंक यू। मैम संजय सर भी किसी से कम नहीं है।
बाप और बेटे के बीच में आग लगाने वाला वही आदमी है। कार में कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट मुझे मेल करो। प्रशांत विले पार्ले के ऑफिस 5 बजे गया था। वहां पर उसके पिता श्रीकांत देशमुख के साथ झगड़ा हुआ था और फिर वहां से वो सीधा 6:30 बजे अपने घर अंधेरी लोखंडवाला में पहुंचा। तो फिर जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया कि प्रशांत 7 बजे घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। सर यहाँ तक तो सब मैच हो रहा है, लेकिन इसके आगे। इसके बाद प्रशांत की कॉल लोकेशंस हैं 11:20 से 1:30 बजे तक पालघर की। फिर वहां से वो घोड़बंदर निकला और 3:30 बजे फिरौती का कॉल आता है घोड़बंदर रोड से। और वहीं पे हमें उसकी कार मिली, इसी लोकेशन से फिरौती का फोन भी आया। हाँ, जैसा कि उसके पिता श्रीकांत देशमुख ने हमें बताया। उसके बाद भी प्रशांत की लोकेशन लाइव थी। वो मुंबई से नासिक हाईवे के लिए निकला और नासिक हाईवे पे वड़ा के पास करीब 5:30 बजे उसका फोन बंद हुआ। उसने अपनी कार घोड़बंदर क्यों छोड़ी और वो नासिक तक पहुंचा कैसे और क्यों? नासिक? वहां पर हमारा कोई ऑफिस या घर नहीं है, ना ही पालघर में। आखिरी बार आपकी कब बात हुई प्रशांत से? कल ऑफिस में फोन आया था, उसके बाद कोई फोन नहीं। आपकी बहू ने बताया कि प्रशांत 7 बजे घर से निकला और उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। आपने भी उसे कोई कॉल नहीं किया? नहीं। अच्छा, श्रीकांत साहब, आपके बेटे का कॉल रिकॉर्ड बताता है कि आपने उसे 8:30 पे कॉल किया था। ये कैसे हो सकता है? आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। आप ये कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, ये नंबर आपका ही है? जी, ये नंबर मेरे नाम पे ही है। मैंने मेरे दोस्त की वाइफ को ये नंबर दिया हुआ है। उनके पति अब नहीं रहे, बहुत परेशान रहती हैं बेचारी। हमारे उनके परिवार में बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मतलब आखिरी बार आपके बेटे को कॉल उन्होंने किया था? हाँ, किया था मैंने उसको फोन। सर, वो मेरे बेटे जैसा है और पता नहीं किसी बात पर अपने बाप से नाराज हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना फोन करके उसको मना लूं, थोड़ा समझाऊं। पर सर, जब मैंने उसको फोन किया तो उल्टा गुस्से में उसने 2-4 बातें मुझे ही सुना दी और गुस्से में फोन काट दिया। आपको क्यों 2-4 बातें सुनाई? क्या बताऊं सर, दरअसल वो मेरे संजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और जब से श्रीकांत ने उसको जॉब पे रखा तो पता नहीं प्रशांत को क्यों ऐसा लगने लगा कि वो संजय की सारी बातें मानते थे। और यही कारण था सर कि वो संजय को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और अब तो मुझे भी पसंद नहीं करता बिल्कुल। ठीक है सुजाता जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। जरूरत पड़ने पर हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। जी। बाप बेटे की नहीं बनती, बेटे की बाप के साथ नहीं बनती, बाप की जिसके साथ बनती है बेटे की उसके साथ नहीं बनती। शीतल, ये फैमिली मुझे एकदम गड़बड़ लग रही है। एक काम करो, पालघर पुलिस को प्रशांत की फोटो भेजो, उसकी गाड़ी की डिटेल्स और फोन नंबर भेजो, ठीक है? और उनको बोलो पता करे कि प्रशांत वहां पर किसी फार्म हाउस या होटल में रुका था क्या। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, किसी ना किसी ने तो देखी होगी प्रशांत की गाड़ी। और ये पता करवाओ कि प्रशांत 2 घंटे तक वहां पे कर क्या रहा था। तब तक मैं प्रशांत की वाइफ आरती से बात करता हूँ। हमें सुजाता महाले और उनके बेटे संजय के बारे में आपसे पूरा सच जानना है। बाबा का दूसरा परिवार है वो। और प्रशांत का कैसा रिश्ता है उस परिवार से? अच्छा तो नहीं होगा ना। प्रशांत को शिकायत थी कि बाबा संजय को फेवर करते हैं। अभी उसी दिन की बात है, प्रशांत नाराज हो गए कि बाबा ने उसे बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे नहीं दिए और संजय को 5 लाख दिए। गुस्सा तो आएगा ना। प्रशांत दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे का और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और संजय? संजय बाबा का बेटा है बस। हाँ, हमको भी यही लगा कि सिर्फ मालिक और नौकर का रिश्ता तो नहीं है। क्या संजय माले का हाथ हो सकता है इसके पीछे? पता नहीं,
पर मुझे नहीं लगता कि वो अपने भाई के खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे। ना भरोसा उन पर। मैं अपने परिवार को जानती हूँ। बाबा ने आज तक ना उन्हें कोई कमी होने दी ना हमें, तो फिर उन्हें किस बात की शिकायत होगी? पर फिर भी ये परिवार उनका है, दूसरे परिवार के साथ का रिश्ता है तो अनैतिक ही ना। बराबरी का रिश्ता नहीं है दोनों परिवार के बीच। शीतल, ये फैमिली वाला एंगल मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। एक काम करो, संजय माले के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जिस दिन प्रशांत गायब हुआ उस दिन की संजय की लोकेशन ट्रेस करो। संजय का पिछला रिकॉर्ड चेक करो और श्रीकांत देशमुख की दोनों फैमिलीज की बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों चेक करवाओ। घोड़बंदर से गाड़ी मिली है ना, तो नाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ये देखो कि प्रशांत ने कितने बजे टोल नाका क्रॉस किया है। मम्मी पापा की कार, दादू पापा की कार। हाँ, कार तो प्रशांत की है और चला भी प्रशांत रहा है। यही कपड़े तो पहन के गए थे वो घर से। शीतल। हाँ सर। फिरौती का कॉल आया 3:30 बजे और प्रशांत ने नाका क्रॉस किया 3:15 बजे। तब वो अकेला था, यानी कि 15 मिनट के अंदर उसकी किडनैपिंग भी हो गई और ये फोन कॉल भी आ गया। हेलो, क्या लाश? हाँ, हम अभी आते हैं। ये प्रशांत नहीं है। इस बॉडी के कंधे पे तो निशान है, प्रशांत के कंधे में कोई निशान नहीं है। एक अज्ञात लाश मिलने पर पुलिस को लगा कि किडनैपिंग का यह केस मर्डर का हो सकता है, लेकिन लाश को देखने के बाद देशमुख परिवार का कहना था कि वो बॉडी प्रशांत की नहीं थी। तफ्तीश करने पर पता चला कि दरअसल वो लाश एक पेशेवर मुजरिम की थी, जिसकी हत्या उसके विरोधी गैंग वालों ने की थी। लिहाजा प्रशांत का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। कहां था प्रशांत? कहीं छुपकर बैठा था या फिर किसी ने सचमुच उसे किडनैप कर लिया था? शीतल। हाँ सर। संजय माले का क्या हुआ? सर, मैंने उसकी CDR रिपोर्ट चेक की है। एक भी नाम ऐसा नहीं है जिस पे शक किया जा सके। दोनों भाइयों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा था। फिरौती की रकम थी 1 करोड़। संजय को थाने बुलाओ। जी सर। बैंक ट्रांसफर किए थे, कोई चोरी नहीं की थी और सर ने खुद 5 लाख रुपए अपने कंपनी अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। किस लिए? दान पुण्य किया था क्या उन्होंने? 5 लाख रुपए किस लिए लिए थे बोल? कुछ काम था सर। कमाल है शीतल, बेटे को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे तो बाप के पास पैसे नहीं थे, मगर इसको पैसे देने के लिए उसके पास पैसे थे। सर, वो मैंने किसी को कुछ पैसे उधार दिए थे तो बस वही चुकता करना था। किससे? सर, वो कुछ पर्सनल काम था। संजय माले, तेरा CDR है हमारे पास, कब तक झूठ बोलेगा? तुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी तो बाप से पैसे लिए, उसके बाद भी फिरौती और किडनैपिंग के 1 करोड़ और। अब बोलेगा या हम बुलवाएं? और हाँ, एक राजू नाम का गुंडा है, क्या कनेक्शन है तेरा उससे? शीतल, ये ऐसे नहीं बोलेगा। बताता हूँ सर, सर बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। वो सर, पूरे 5 लाख है, हो जाएगा ना? सर, मुझे नहीं पता था कि उसका नाम राजू है। सर, उसने मुझे अपना नाम मयंक बताया था। और वो पैसे मैंने प्रशांत सर को किडनैप करवाने के लिए नहीं दिए थे। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, किस लिए लिए थे? सर, वो मैं एक गलत चक्कर में फंस गया था। मुझे कुछ महीनों पहले एक मोहिनी नाम की औरत का कॉल आया था। कहानी बहुत अच्छी सुनाता है तू।
हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझाए क्या? नहीं सर, सर मैं आपको नंबर और एड्रेस दे सकता हूँ, आप चाहें तो वहां जाके पता कर सकते हैं सर। मैं जो भी बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। शीतल, जी सर। नंबर ले लो इससे। और सुन, तू बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए मुंबई से बाहर नहीं जाएगा, समझा क्या? सर मैंने प्रशांत देशमुख के पिछले 6 महीने की सीडीआर रिपोर्ट चेक की है और सर एक कनेक्शन मिला है नासिक से। नासिक से? हाँ सर। 4 महीने पहले प्रशांत देशमुख नासिक गया था किसी हिस्ट्री शीटर से मिलने। नाम है मोहन पंड्या। मर्डर और किडनैपिंग के काफी केस हैं सर इस पे। सुपारी लेके काम करता है सर ये। मोहन पंड्या? मतलब हो सकता है प्रशांत देशमुख का कुछ ऐसा प्लान हो जिसकी सुपारी मोहन पंड्या को देनी हो। पर सर 3 महीने से मोहन पंड्या नासिक जेल में है। शीतल, ये लोग जेल में रहकर भी किसी को भी उठवा सकते हैं और मरवा सकते हैं। मोहन पांड्या से पता करते हैं कि आखिर इस प्रशांत देशमुख का प्लान क्या था। चलो। चार महीना पहले प्रशांत मिला था मुझसे अपने बाप की सुपारी देने को। उसके बाप का गेम बजाना था अपन को और उसके लिए 1 लाख रुपए दिया उसने अपन को। लेकिन आदमी गलत नहीं लगा मेरे को, मतलब ठीक था। अपने बाप की सुपारी देने वाला इंसान बुरा नहीं है। क्या है कि प्रशांत दूसरे दिन भी आया था मेरे पास। आज सुपारी दिया और कल वापस ले लिया। वही रोने लगा। रात भर सोचा मैंने, बाप तो बाप होता है। वही अपन ने भी दिखाया उसको पांड्या का उसूल। बुकिंग का अगर 1 लाख तो कैंसिल का भी 1 लाख दिया उसने मेरे को 2 लाख। अभी आप बताओ, गलत आदमी कभी ऐसा करता है? ऐसा नहीं करता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रशांत ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी कर नहीं सकता? पुलिस मेरे सामने बैठी है, सब पता करके आई है। मेरा ही बेटा मेरी जान लेना चाहता था। कुछ गलत फहमी भी तो हो सकती है। वो गुंडा झूठ भी तो बोल सकता है। प्रशांत ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। हमें जानती हूँ वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, पर ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकते। सोचा भी है और कदम भी उठाया है, बस एंड मोमेंट पर पांव पीछे खींच लिए। सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास और मोहन पांड्या जिसको आप गुंडा बोल रही हैं उसका बयान है हमारे पास। क्या लगता है शीतल, ये औरत कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही है अपने पति की? मिठास कुछ ज्यादा ही हो गई। हाँ सर, और वो भी ऐसे पति की जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक हिस्ट्री शीटर इशू कर रहा है। 2 एंगल्स नजर आ रहे हैं मुझे इस केस में। एक ये कि इस सारा गेम प्लान प्रशांत का है अपने बाप से पैसे हटने के लिए। दूसरा ये कि प्रशांत को किसी ने किडनैप किया और उसे मार दिया, क्योंकि फिरौती की कॉल एक ही बार उसी रात आई थी और हम अभी तक इस फैमिली एंगल में पड़े हुए हैं। हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तुम एक काम करो। जी सर। सारे कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन करो और बैंक डिटेल्स की एक-एक रिपोर्ट फिर से चेक करो और उस आरती देशमुख का डेटा भी खंगालो। कुल 2000 कॉल्स पुलिस की नजरों के सामने से गुजरी। हर एक से पूछताछ की गई और पुलिस ने यह पता करने की कोशिश भी की कि क्या प्रशांत का कोई परिचित उसी दिन उसी वक्त पालघर में मौजूद था या फिर पालघर से घोड़बंदर के रास्ते पर कोई उसके पीछे लगा। आखिर घर से निकलने के बाद और फिरौती की पहली कॉल के बीच हुआ क्या था? पालघर? नहीं तो हम में से तो ऑफिस में से किसी ने नहीं सुना कि प्रशांत सर पालघर जा रहे हैं। नो मैम, ऑफिस से जाने के बाद सर का मुझे कोई कॉल नहीं आया। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताओगे? इनकी प्रॉपर्टी जैसे कोई फार्म हाउस? प्रॉपर्टी के बारे में तो ऐसा मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, इनका एक पालघर में फार्म हाउस है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? पालघर? मैम इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा सर, मेरा नाम है राहुल पचौरी, इंदौर का रहने वाला हूँ। यहाँ एक सेटअप के लिए आया था। मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा था, तो 1 महीना पहले मेरी मुलाकात प्रशांत देशमुख से हुई। उनको मेरा प्रपोजल अच्छा लगा, बात कुछ आगे बढ़ी
पर वो अपना फंड नहीं जुटा पाया। उसने बहुत सारी कोशिशें की। प्लीज 2-3 दिन और, मैं फंड्स अरेंज करता हूँ और अपने फादर को कन्विंस करता हूँ। ठीक है, डील डन। अब यूं ही कुछ दिन तक हमारी बात नहीं हुई। 2-4 बार मैंने उसको फोन किया तो उसका नंबर ऑफ आ रहा था, तो मैंने ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो छुट्टी पर है। लेकिन बाहर से मुझे पता चला कि वो छुट्टी पर नहीं, उसका किडनैप हुआ। ठीक है राहुल, आप अपना फोन नंबर और एड्रेस की डिटेल दे दीजिए, जरूरत पड़ने पर हम आपको बुला लेंगे। ओके सर, फाइन, थैंक यू। शीतल, पता करो इस इंदौरी पचौरी की हिस्ट्री क्या है। हाँ सर। इसको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे ना, प्रशांत के पिता दे नहीं रहे थे। हो सकता है इसी ने ही प्रशांत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया हो। सर, ये पालघर की टीम ने सीसीटीवी फुटेज भेजा है। सर, प्रशांत देशमुख सबसे पहले मेडिकल स्टोर गया, उसके बाद वो किसी बंगले में चला गया। सर, पालघर के उस बंगले का पता लग गया है जहाँ पे प्रशांत देशमुख रात को गया था। वो मेडिकल वाले को कुरेदा ना सर, तब जाके बोला। वैसे प्रशांत इस बंगले पे आता जाता रहता है। एक काम करो, जाकर उस बंगले की तलाशी लो जहां पर प्रशांत रुका था। वैसे उसकी सीडीआर रिपोर्ट में उसके ऑफिस स्टाफ के अलावा किसी और लड़की का नंबर तो मिला नहीं, तो फिर ये लड़की कौन है? सर, हो सकता है ये भी हनी ट्रैपिंग वाला एंगल हो। जैसे संजय को किसी मोहिनी ने फंसाया था, वैसा ही यहाँ पे भी कुछ हो। या फिर सर ये भी हो सकता है कि मोहिनी ही हो सकता है। मैं जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करता हूँ। आनंद, आर्यन को अंदर लेके जाओ बेटा। आपके पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे प्रशांत की लाइफ में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आप ठीक से याद कीजिए, शायद कोई औरत हो उनकी जिंदगी में, क्योंकि हमारे पास सबूत है। आपके सब सबूत गलत हैं। मेरे प्रशांत ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। सर, हो सकता है आपकी थ्योरी सच हो। अभी पता चला है कि प्रशांत का फोन अभी मुंबई में ऑन हुआ है। मतलब वो लौट आया? आज हाथ से बचकर जाना नहीं चाहिए। ओके सर। यही है? हाँ सर। सर, मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई से नासिक ट्रिप करता हूँ। वहाँ गाड़ी भरा था ना, तभी ये मोबाइल मिला और चालू किया तो चालू नहीं हुआ। तो 1-2 लोगों को पूछा, वो लोग बोले चार्जिंग करो, चार्ज हो जाएगा। अब साहब 2500 रुपये में कहाँ से लाएगा? तो उधर मुंबई से आया तो सस्ते में मोबाइल चार्जर का जुगाड़ किया, उसके बाद ऑन हो गया। चल ठीक है, शायद किसी ने प्रशांत का फोन इसकी गाड़ी में डाला है, या फिर खुद प्रशांत ने। जी, मेरा ही है वो बंगला, पर मैं तो यहाँ जुहू में रहता हूँ। पालघर तो कभी कभी फैमिली के साथ में जाते हैं, बाकी टाइम उसे किराए पे चढ़ा देते हैं। बहुत से फ्रेंड्स लोग हैं जो जाते हैं वहाँ छुट्टी मनाने। वो बंगला 19 अगस्त को प्रशांत देशमुख ने भी बुक किया था। प्रशांत देशमुख? ये ऐसा कोई नाम याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 19 अगस्त की बुकिंग जरूर है। किसी लेडी ने करवाई थी। 1 मिनट। आरती नाम से। आरती?
ठीक है, आप जा सकते हैं। सर मैं क्या कहती हूँ, आरती देशमुख को बुला लेते। वैसे बहुत मीठी मीठी बातें हो गई, अब क्यों ना थोड़ा कड़वा डोज दें। नहीं शीतल, उससे पहले दीपक का सीडीआर चेक करना जरूरी है। आरती ने अगर बुकिंग की है तो मानने वाली नहीं है, उसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। घर के लोग, ऑफिस स्टाफ, सबके कॉल रिकॉर्ड्स मैच करो, क्योंकि घर या ऑफिस में से ही कोई है जिसने ये प्लान किया है। चारुलता शर्मा, ये नाम है ना आपका? जी सर। प्रशांत के ऑफिस में काम करती हैं, वफादार एम्प्लॉय हैं। देखो चारू, इस मामले में क्या सच है क्या झूठ, ये सब हम जान चुके हैं। सबके बयान भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। दीपक दत्ता का भी बयान है हमारे पास। दीपक दत्ता? दीपक दत्ता? हाँ सर, याद आया, वो उनका बंगलो है ना पालघर में। प्रशांत सर अक्सर 2 महीनों में उसे बुक किया करते थे। हाँ, ऑफिस की सारी बुकिंग्स मैं ही हैंडल करती हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ। पर 2-4 महीने में तो सर ने कोई बुकिंग नहीं ली थी। ये बताओ कि राहुल पचौरी को कैसे जानती हो? प्रशांत की मैनेजर है वो, तो इसलिए मैं चारू को जानता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे चारू को ही कॉल करना पड़ता था। बिजनेस प्रपोजल था राहुल जी का, तो इसीलिए मीटिंग्स के लिए कॉल करते थे, इसीलिए जानती हूँ। लेकिन राहुल ने तो हमें बताया कि वो 1 महीने पहले ही प्रशांत से मिला है, और तुम लोगों की बातचीत पिछले 3 महीने से चल रही है ना? पिछले 3 महीने से तुम चारू को फोन कर रहे हो? हाँ नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई। अब चाहे तो कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैं पिछले 1 महीने से ही कॉल कर रहा हूँ, अब 3 महीने पहले कैसे करूंगा? मैं बताऊं कैसे। तुम पिछले 3 महीने से अलग अलग सिम कार्ड से चारू को फोन कर रहे हो। तुम्हें लगा कि सिम कार्ड से पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी। सिम कार्ड तो तुमने चेंज कर ली, लेकिन हैंडसेट तुमने चेंज नहीं किया। और तुम भूल गए कि हर हैंडसेट में एक IMEI नंबर होता है, और उस IMEI नंबर में सारी स्टोरी बोलती है। और उस नंबर से हमें पता चला कि तुम चारू को पिछले 3 महीने से फोन कर रहे हो। हाँ तो मिस चारुलता शर्मा, राहुल ने ना हमें अंदर सब कुछ सच सच उगल दिया। अब आप हमें सच बताएंगे या फिर आपको भी अंदर ले जाके थोड़ी खातिरदारी करूं? रुकिए, आप वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। प्लीज बैठिए। सब मैं प्रशांत को कॉलेज के दिनों से जानती थी, हमारा अफेयर था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रशांत के साथ रहना इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, और दूसरा वो बात बात पर मुझ पर हाथ उठा दिया करता था। सब मैंने तो अपनी तरफ से अफेयर खत्म कर दिया था, पर प्रशांत मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी शादी होने के बाद भी उसी ने मुझे जॉब ऑफर की थी ऑफिस में, और फिर 3 महीने पहले मेरी राहुल से एंगेजमेंट तय हो गई। मैंने प्रशांत को बहुत समझाने की कोशिश की, मिलकर उसे सारी बात बताई कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ, अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। हम दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स हमने फोटोज और वीडियोस में कैप्चर किए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रशांत उन्हीं को इस्तेमाल करेगा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर फिर मैंने सब कुछ राहुल को बता दिया। सब मुझे पता था प्रशांत मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, हमारी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देगा वो। इसीलिए हमने मिलकर डिसाइड किया कि इस सबको खत्म करना होगा। लेकिन सर, इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है।
उसने एक बार भी नहीं सोचा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। मैंने ही डिसाइड किया था, प्रशांत का मर्डर मैंने ही प्लान किया था। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। देखो चारू, हमारे पास तुम दोनों के खिलाफ सबूत हैं। तुमने तो अपनी सारी बात कबूल कर ली है, लेकिन राहुल ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। हम दोनों ने एक प्लान बनाया। हमें पता था कि वो पालघर आने को कभी मना नहीं करेगा। पालघर में एक सुनसान बंगलो है, तो उसको चारू ने कॉल किया, वो भी एक दिन पहले, ताकि जिस दिन हम उसे खत्म कर सकें तो चारू के फोन पे कोई कॉल ना मिले प्रशांत का। प्रशांत पालघर आने को राजी हो गया। फिर अगले दिन चारू बिना फोन लिए ही पालघर चली गई। जैसे डिसाइडेड था, चारू ने उसको रिसीव किया और मैं वहां अंदर छुपा हुआ था। मैंने मौका मिलता ही उसे जान से मार दिया। और फिर उसके बाद तुमने प्रशांत के कपड़े पहने, उसकी कार को टोल नाका से क्रॉस करवाया ताकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी कार आए, लेकिन तुमने अपना चेहरा मोबाइल होल्डर से छुपा लिया था। फिर उसी की कार घोड़बंदर ले जाकर उसके बाप को उसी के फोन से कॉल किया पैसे ऐंठने के लिए। अपने बेटे को जिंदा देखना है तो सुन, 1 करोड़ रुपए दे। फिर पुलिस को मिसलीड करने के लिए फोन को टेम्पो में डाल दिया, जो कि नासिक की तरफ जा रहा था। राहुल, अब बस इतना बता दो कि प्रशांत की बॉडी कहाँ है। मैं बताती हूँ सर। इस कहानी में रिश्तों के कई पहलू नजर आए। हसीन प्रेम करने वाली एक पत्नी आरती और उसे धोखा देकर दोहरी जिंदगी जीने वाला पति प्रशांत। एक दूसरे का इस्तेमाल करते 3 लोग, श्रीकांत, सुजाता और संजय, जिनके रिश्ते का समाज की नजरों में ना तो कोई वजूद था और ना कोई नाम, और जिस रिश्ते की बुनियाद भी थी महज जरूरतें। और एक रिश्ता जो बाप बेटे के बीच था, जिसमें सिर्फ तलखियां थी, नफरत थी। एक असफल बेटा जो कभी अपने बाप के कद की बराबरी नहीं कर पाया, वो दूसरों को रौंदने लगा और चारू उसकी शिकार बनी। प्रशांत से छुटकारा पाने का चारू के पास कानूनी तरीका भी था। पुलिस में शिकायत कर सकती थी वो, लेकिन अफसोस, उसने जुर्म का रास्ता चुना। कच्चे और बेमानी रिश्तों की इस इमारत को यूं ही ढहना था। याद रखिए, रिश्ते हमें बनाते हैं और हम रिश्तों को। और अगर रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो वो पहली चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना कभी कभी जुर्म को न्योता देने के बराबर होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया।